बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीनो हज़रात, सबसे पहले आज प्रोग्राम का आगाज़ मैं करना चाहूँगा अदालती कार्रवाई से। यकीनन PTI के मुज़ाकरात बहुत इंपॉर्टेंट हैं मुफ़ाहमत के लिए, जमहूरियत के लिए, मईशत के लिए, पाकिस्तान के लिए, हर किसी के लिए, हर इंसान के लिए जिस मुल्क में बसता है। एट द सेम टाइम जो अदालती कार्रवाई है, निज़ाम अदल है, अदल इंसाफ का निज़ाम है, उसको बेहतर होना भी ज़रूरी है पूरे पाकिस्तान के लिए। और अदालत के अंदर जो आज गुफ्तगू हुई है, जो बातें हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट केसेस हुए हैं, मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर पहले थोड़ी सी रोशनी डालें, फिर हम PTI और दूसरी सियासी गुफ्तगू करें। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जितनी भी पार्लियामेंट्स हों, पार्लियामेंट का इजलास हमने आज देखा वो मौखर हो गया क्योंकि वज़रा मौजूद नहीं थे। दूसरे रोज़ भी वज़रा मौजूद नहीं थे। नेशनल असम्बली के इजलास में वो कल अब दोबारा होगा। सेनेट के इजलास में भी मुकम्मल तौर पे सियासी गुफ्तगू के अलावा कोई और गुफ्तगू हुई नहीं। और मेरी ये देरीना दिल की ख्वाहिश है कि अवामी नुमाइंदे, जिन्हें हम मुकन्नना लेजिस्लेटर्स कहते हैं, जिनका काम है कानून बनाना, वो खुदारा ऐवान में जाके कानून बनाए। एक दूसरे को बुरा भला कहना, एक दूसरे की बुराइयों को अयां करना, किसी के ऐब ना छुपाना, ना ये हमारा दीन हमें सिखाता है। और ना इस काम के लिए ये काम हमें सोचना चाहिए कि अवाम ने किस काम के लिए हमें वोट दिया और वो क्या करते हैं। खैर, आज बात करते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की खुसूसी अदालतों से मुतालिक इंट्रा पार्टी अपीलों की समाअत हुई है, इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत हुई है, जिसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जो रिमार्क्स थे वो मैं आपके सामने पहले रखता हूं। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि जो शख्स फौज में नहीं, वो उसके डिसिप्लिन के मातहत कैसे हो सकता है। मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। अगर सदर हाउस पर हमला होता है तो मुल्जिम का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होता है। अगर आर्मी इमलाक पर हमला होता है तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में। क्या मिलिट्री कोर्ट ट्रायल में वकील की इजाजत होती है? क्या मिलिट्री कोर्ट में मुल्जिम को तमाम मवाद फराम किया जाता है? क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम करार दिया था? क्या आर्मी एक्ट के जुमरे में आने वाला किसी और दुनिया में चला जाता है? क्या आर्मी एक्ट के जुमरे में आने वाला किसी और दुनिया में चला जाता है? मिलिट्री कोर्ट्स के ज़ेर हिरासत अफराद को FIR की नकूल नहीं दी गई। यकीनन ये बहुत सारी बातें हैं जो आज इस केस में कही गई हैं, लेकिन इस केस को डिस्कस करते हुए मैं आर्टिकल 8 पे सबसे पहले जोर दूंगा। आर्टिकल 8 का मतलब क्या है, मेरे प्यारे हमवतनों के लिए वाजे कर दूं। रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है आर्टिकल 8 जो बुनियादी हुकूक को ख़त्म या महदूद करने और उसको कम करने के लिए इस्तेमाल हो। यह नाकाबिल तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हुकूक छीन ले। ये मैं नहीं कहता, ये सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज अतहर मिनुल्लाह साहब के अल्फाज है जो उन्होंने 30 अक्टूबर 2024 को कहे थे। और आर्टिकल 8 से मुतसादिम करार दिया जा रहा है इस पूरी सूरत हाल को। इस पर हम तफसीलन आज अपने पैनल से गुफ्तगू भी करेंगे। एक और चीज़ जो अदालत में आज हुई, जिसके बाद मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को कुछ शर्मिंदा तो होना चाहिए, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो आज इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक और ये केस था जिसके अंदर जो बातें इलेक्शन कमीशन के लिए की गई वो भी आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। क्योंकि आदिल बाज़ई साहब जो कि PMLN के थे, कोयटा से जीते थे, वो सीट उनको डिसीट किया गया था क्योंकि उन्होंने नून लीग की हुकूमत के ख्वाहिश के मुताबिक अपना वोट बजट सेशन के दौरान नहीं दिया था। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा गया नेशनल असम्बली स्पीकर की जानिब से और फिर वो उन्हें डिसीट कर दिया गया। जिस पर आज जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डिसीट करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और ये कहा गया कि नवाज शरीफ ने आदिल खान बाज़ई की नाअहली का रेफरेंस स्पीकर रियाज सादिक को भिजवाया था। आर्टिकल 63A के तहत आदिल खान बाज़ई की नशिस्त को खाली देने की इस्तदा की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने पर आदिल बाज़ई को डिसीट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ेकार पर बड़े सवालात उठाए। यह भी कहा गया कि बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को आप डिसीट कर दोगे। एक दिन मामला इलेक्शन कमीशन पहुंचा, अगले दिन कार्रवाई शुरू कर दी गई। आपने किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी के ये सारा काम किया है? एक बयान हल्फी को आपने दुरुस्त मान लिया है? क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से बालातर है? इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोजर लगा दिया है। यकीन इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम जानते हैं 9 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से भी बड़े इल्जामात सियासी जमातें आयद करती हैं। मौलाना फजल रहमान, PTI और जो परफॉर्मेंस है ECP की वो भी वाज़ेह है, चाहे ट्राइब्यूनल्स देखें या दूसरी चीज़ें देखें। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि ये कौम देख रही है, ये कौम जानती है, ये कौम अब शऊर इसमें आ चुका है। ये सोशल मीडिया वाली कौम है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। एक एक बच्चा जानता है कि इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने आज उस किरदार को वाजे कर दिया है। इसके ऊपर मैं आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करूंगा और मैं इसके ऊपर भी गुफ्तगू करूंगा कि जिस तरह मोहसिन नकवी साहब मिल रहे हैं
परवेज़ खटक साहब से, बानी तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, और फिर खबर चल रही है तो सोचने की ज़रूरत है कि दोनों में जो गुफ्तगू हुई, क्योंकि बताया जा रहा है कि बाहमी दिलचस्पी के उमूर ज़ेर गौर आए, तो जानने की मैं कोशिश करूँगा कि ये बाहमी दिलचस्पी के उमूर मोहसिन नकवी और परवेज़ खटक साहब में आखिर हो क्या सकते हैं। मईशत के हवाले से वज़ीर आज़म बड़े पूरी उम्मीद हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, सब बेहतरी हो रही है, हमारा यहाँ इन्वेस्टर का क्लाइमेट बेहतर हो गया है, सरमायाकारों को एतमाद ज़्यादा है, पाकिस्तान की मईशत, सीमेंट, ऑटो सेक्टर इंप्रूव कर रहा है, रोज़गार के मौके बढ़ रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इदारा शुमारियात पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने जो डेटा शेयर किया है उसके मुताबिक पिछले 4 माह में गैस की कीमतों में 850% इजाफा हुआ है। 4 माह में गैस की कीमतों में 850% इजाफा हुआ है। बिजली की कीमतों में 110% इजाफा हुआ है। चीनी की 5 साल में कीमत में 53% इजाफा, पाम ऑयल 61%, सोयाबीन 35%, वीट गंदम 35%, क्रूड ऑयल 35%, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। लेकिन स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई है और वजीर आजम कहते हैं कि मईशत बिल्कुल सही समत में जा रही है। गुफ्तगू करेंगे इसके ऊपर ही। मेरे साथ कमाल पैनल मौजूद है। विदाउट एनी फर्दर डिले उनको मजीद इंतजार करवाना मैं दुरुस्त नहीं समझता। मेरे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के रजा हारून साहब, बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ रजा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैमूर मलिक साहब, फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मलिक साहब, थैंक यू सो वेरी मच। नईम कुरैशी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शेख रुएल असगर फ्रॉम PMLN। और गुफ्तगू का आगाज़ मैं रजा हारून साहब आपसे करना चाहूँगा। रजा साहब, आज जो सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल केस था जिसके अंदर अपीलें सुनी गई हैं और जिसके अंदर बहुत सारे कंसर्न्स रेज किए गए हैं, और आर्टिकल 8 का जिक्र, आर्टिकल 8 जो हर इंसान के बुनियादी हुकूक की हिफाजत करता है और मुकन्नना को रोकता है कि वो कोई ऐसा कानून ना बनाए जिससे लोगों के बुनियादी हुकूक मुतासर हों। और जो बातें जज साहिबान ने की वो भी मैंने आपके सामने रखी। आप इस केस को रजा साहब कैसे देखते हैं और आप आर्टिकल 8 की हालत मुल्क में आज कैसे देखते हैं सर? थैंक यू तला। आर्टिकल 8 जो है वो बेसिकली प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी अमेंडमेंट्स को जिससे कि बेसिक फंडामेंटल राइट्स शहरियों के मुतासिर हों। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही ऐसे आर्टिकल्स भी हैं और कवानीन ऐसे बनाए जाते हैं कि जब वो शख्स जो मुल्जिम हो, अगर वो आइन की पासदारी, कानून की पासदारी ना करें तो फिर उसके फंडामेंटल राइट ही जो है सलब किए जाते हैं ना, जब आप उसको प्रिजन में डालते हैं। yes. उसकी जो आज़ादी है, उसके जो तमाम चीजें हैं वो आप कानूनी तौर पर उसको सजा देते हैं, तो वही फंडामेंटल राइट फिर डिजर्व भी होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जाहिर है कि भी केस चल रहा है, मोहतरम जज साहिबान कमेंट्स भी करेंगे और अपनी अवेयरनेस के लिए और मुकदमे के अंदर जो रेफरेंसेस आते हैं ये नॉर्मल तरीकेकार है कि जजेस जो हैं वो सवालात करते हैं ताकि वो जवाब रिकॉर्ड का हिस्सा बने। देखते हैं प्रोसीडिंग्स आगे होती हैं, आर्मी एक्ट भी मौजूद है, उसमें तरमीम भी मौजूद है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी मौजूद है, लेकिन वो किस तरह किस पे अप्लाई होता है ये तो एक आईनी डिबेट हो रही है ना कोर्ट में तला। अभी जब वो अप्लाई होगा then we will be in a better position to comment. But my question was sir, ये भी था, मेरे पार्ट बी यही था कि फंडामेंटल राइट्स के इस वक्त मुल्क में हालात क्या हैं। क्योंकि सर रजा साहब PTI वाले कहते हैं कि इमरान खान को अखबार नहीं दी जाती, उनका फंडामेंटल राइट है। इमरान खान से अगर उनका गार्ड अगर बात भी कर ले तो उसकी बदली कर दी जाती है। सहन में बाकी सारे कैदियों को खुला छोड़ा जाता है घूमने फिरने के लिए, उनको नहीं छोड़ा जाता। लाइब्रेरी तक रसाई नहीं है, कैंटीन तक रसाई नहीं है, बाकी कैदी घुल मिल सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। डोंट यू थिंक ये भी फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी और यही बता देता है कि मुल्क में आर्टिकल 8 की हालत क्या है? रजा साहब भाई देखिए, जो ये फर्क है, हम किसी शख्सियत को डिस्कस किए बगैर हम ये कह सकते हैं कि जिस शख्स ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की और जो आजाद शहरी है उसके फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 8 से आर्टिकल 40 तक प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन जो शख्स किसी वजह से बवजूद किसी वजह से भी इम्प्रिजन्ड है, जेल में है या अरेस्टेड है, उसके कुछ फंडामेंटल राइट जो है वो कम हो जाते हैं, इसलिए वो अरेस्टेड है ना, अक्यूज हो गया। तो ये फर्क होगा। मुझे नहीं पता जेल मैनुअल में क्या क्या सहूलियात मिलती हैं जो हम सुनते हैं जी कि जो बानी PTI के पास सहूलियात हैं, वो तो शायद आम किसी कैदी के पास है नहीं। साइकिल है उनके पास, खाने पीने के मसले हैं और बाकी तमाम चीजें भी होती हैं। जो लोग बातें करते हैं PTI के, ये बेसिकली इनइन्फॉर्म्ड है। अभी 2-3 रोज पहले फवाद चौधरी साहब मिले जी, और उन्होंने जो तारीफ की है खान साहब की जिस दिन जुमलों में कि वो तो मुझे फ्रेश नजर आया, बिल्कुल कोई मसला नहीं था, और वो तमाम रूमर्स को उन्होंने रिजेक्ट किया। तो ये अफवाहें चलती रहती हैं, वी कैन नॉट कमेंट ऑन ये रूमर्स। लेकिन एज फार एज फंडामेंटल राइट्स इज कंसर्न, तो एक इंडिपेंडेंट आजाद शहरी के फंडामेंटल राइट्स पूरे होते हैं। जबकि अगर किसी वजह से आप इनकार्सिरेटेड हैं, इम्प्रिजन्ड हैं, बेशक आप एक्यूज्ड हैं, देन योर फंडामेंटल राइट्स डू गेट एक्यूज्ड, एंड दैट इज द होल पर्पस ऑफ दैट ना।
चलें सर, हमारे साथ कानूनी माहिर भी हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब। मलिक साहब, आपकी नज़र में इस केस के अंदर जो आज हमारे ऑनरेबल आईनी बेंच ने रिमार्क्स दिए हैं, हाउ इम्पोर्टेंट आर दीज क्वेश्चंस जो उन्होंने रेज किए, सवाल उठाए हैं, और फंडामेंटल राइट्स की मुल्क में हालत आपकी नज़र में इस वक्त क्या है? जो सवाल उठाए गए हैं वो एक कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान उठाए गए हैं, मामला अभी भी चल रहा है, अब दोबारा हियरिंग की तरफ भी चीज़ जाएगी, तो बिल्कुल अहम है और उनसे ये अंदाज़ा होता है कि कोर्ट क्या सोच रहा है। लेकिन बतौर वकील, बिकॉज मामला इस वक्त कोर्ट के सामने है और तो इसलिए देखना होगा कि ये चीज़ किस तरफ जाती है। कई दफ़ा सवाल बहुत चुपते हुए पूछे जाते हैं लेकिन फैसला जो है वो उस तरह नहीं आता। हाथी के दांत सर खाने की और दिखाने की और। पर एज ए लॉयर सर, आप क्या देखते हैं, मुल्क में पाकिस्तानियों के पास उनके फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स मौजूद हैं तैमूर साहब? देखें, जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन रिलेशन टू सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स स्पेशली, सो पाकिस्तान इज अ सिग्नेटरी टू द इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और हमारे आइन की भी फंडामेंटल राइट्स की जो प्रोविजन है वो बहुत क्लियर है। तो इस वक्त जो सियासत से लेके एक आपके अपने हक के राय के से मुतालिक जो भी राइट्स हैं वो तो हमें सल्ब हुए हुए ही नजर आते हैं। और उसका जिम्मा किसी और को नहीं डाला जा सकता। उसके जिम्मेदार जाहिर है जो हुकूमत वक्त है, जिनके मातहत सारे इदारे हैं, चाहे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों, मिनिस्ट्रीज हों, जो ये सब आलाकार हैं इस सारी चीज़ के लिए, इन राइट्स को सल्ब करने के लिए सबसे आगे हैं, वही हैं। वो बरी जिम्मा भी नहीं हो सकते। उनको अपने वक्त भी जो थे पुराने वो भी याद नहीं आ रहे, उनको आइंदा आने वाले वक्त की भी फिक्र नहीं है, और पाकिस्तान को वो पीछे धकेलते जा रहे हैं जहां तक ऐसे फंडामेंटल राइट्स की बात है। तो बिल्कुल अब देखते हैं, हमारी आखिरी उम्मीद तो हमेशा ही कोर्ट्स रहे हैं और हमेशा कोर्ट्स में जाते रहे हैं, तो उनके सामने ही मौजूद हैं। कोर्ट्स के पास एक अपॉर्चुनिटी है टू करेक्ट अ फ्यू रॉन्ग्स, to take a stand, to implement and uphold the constitution. Let's see तैमूर साहब। नईम कुरैशी साहब, आपकी नज़र में ये केस पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे ऑनरेबल जजेस के रिमार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है, और ऑफ कोर्स फंडामेंटल राइट्स की सूरत हाल पाकिस्तान में? कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, ये वही आर्टिकल 8 है जिसकी आप बात कर रहे हैं, मशहूर ज़माना। ये वो आर्टिकल है जिसके बारे में JFU मौलाना फजल रहमान की पार्टी के मुर्तज़ा साहब, जो कि उनके मेंबर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर भी हैं, उन्होंने कहा था कि जब बिलावल भुट्टो साहब आए थे तो हमने उनसे कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 8 भी शामिल है। तो बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया था मजबूरी है, ये करना होगा। तो फिर बाद में जो JUFI है, जमीयत उलमा इस्लाम जो है, उसकी क़यादत को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत रेसिस्टेंस की और आर्टिकल 8 में तब्दीलियां होने से रोका। आर्टिकल 8 में दिए गए इंसानी हुकूक, बुनियादी इंसानी हुकूक की जब बात होती है तो देखिए, ये गुफ्तगू उन लोगों के बारे में हो रही है जिनके बुनियादी हुकूक सल्ब किए जाते हैं। हुकूक इस तरह सल्ब किए जाते हैं कि गिरफ्तारी अगर बेटे की मकसूद है तो बाप को ले जाते हैं, बहन को ले जाते हैं, बेटी को ले जाते हैं। इस चीज को जब वायलेशन होती है तो इसे कहा जाता है। किसी शख्स ने अगर कत्ल किया और वो जेल में है तो उसके हुकूक की बात नहीं हो रही होती कि इसका हक सल्ब कर लिया गया है। सर, हुकूक उस वक्त सल्ब होते हैं जब आप किसी को बात करने ना दे, जब आप सहाफियों को बात ना करने दे, जब आप कॉलमिस्ट को बात ना करने दे, जब आप लोगों पे एक वक्त में 10-10 मुकदमात बना दें, जब एक शख्स लाहौर में मौजूद हो उस पे कोयटा में मुकदमा बन जाए, ये बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है जो पाकिस्तान में हो रही है। जहां तक जजिस के कमिट्स का ताल्लुक है, आज एक तो आपने आदिल बाज़ई की बात की है, उसमें खास बात कि आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जो बात की है कि उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें कुछ सोचना चाहिए कि उनके नाम के साथ क्या चीज आज वाबस्ता है, उनको किन अलकाबात से लोग याद करते हैं। लेकिन आप ये बात याद रखिए कि जो उनका जाली बयान हल्फी है वो मुस्लिम लीग नून ने जमा कराया है। मैं आदिल बाज़ई का सवाल पूछूंगा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा तफसीलन, मुझे इजाजत दीजिए सर। शेख रोहिल असगर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, थैंक यू आपके वक्त के लिए। शेख साहब, मिलिट्री कोर्ट्स में इसका ट्रायल
इंपॉर्टेंट केस, बहुत सारे आज रिमार्क्स आए और आज आर्टिकल 8 का बड़ा जिक्र किया गया, फंडामेंटल राइट्स का। हम ये भी जानते हैं कि सर ह्यूमन राइट्स डे अभी गुजरा था, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने जो तजावीज़ पेश की थी पाकिस्तान को उनकी ह्यूमन राइट्स कमेटी में, उसमें से एक तजवीज़ ये भी थी कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आप इस केस को कैसे देखते हैं? आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? और आज जो रिमार्क्स जज साहिबान ने दिए उन्हें आप कैसे देखते हैं? और पाकिस्तान में इस वक्त फंडामेंटल राइट्स की क्या सूरत हाल है? शेख रोहेल असगर साहब, आपकी नज़र में। बात यह है कि मेरा अपना जाती एक सोच है और नजरिया है कि हम लोग पता नहीं किस दिन ये समझेंगे और किस दिन हम सबक सीखेंगे। जब हम इक़्तिदार में आते हैं ना तो किसी बैसाखियों पे आते हैं, और जब बैसाखियां इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमें ये भूल जाते हैं कल तो हम पे भी वक्त आएगा। ये मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, मैं कुलोम सब की बात कर रहा हूँ। सियासतदान एक दूसरे के अगर दुश्मन है तो ये सबसे बड़ा अलमी है। अब आप बहुत सारे लोगों को सुनेंगे, वो बुनियादी हकूक की बात भी करेंगे, फंडामेंटल राइट्स की बात भी करेंगे, राइट्स ऑफ स्पीच की बात भी करेंगे, लेकिन क्यों जब ये इक़्तिदार में थे ये सब कुछ इनको याद क्यों नहीं था? तब इनको ये कोर्स क्यों याद नहीं थी, मिलिट्री कोर्स? तब इनको फौज के खिलाफ खड़े होने का हिम्मत क्यों नहीं थी? तब इनको ये बातें याद क्यों नहीं आ रही थी कि आपको इनसे अलग अपनी एक दुनिया कायम करनी है, आपका अपना इख्तियार है, आप एक बाख्तियार अदारा है, आपको तब क्यों नहीं याद आया? तब आपको चीफ इलेक्शन कमीशन, मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ चीफ इलेक्शन कमीशन, ये इसका नाम जरा पढ़िए, सिकंदर सुल्तान राजा। क्या क्या नहीं, पूरा नाम पढ़िए ना, पूरा नाम देखिए, पूरा नाम देखिए तो उसमें क्या क्या आपको नजर आता है। राजा भी है, राजे होते हैं, सिकंदर भी है, सिकंदर तो वो था, सिकंदर और पोरस की गाई वो था। अब इस चीजों को सामने रखते हुए नाम ही की लाज रखता, इतना कमजोर अंजाम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। यानी कि जो शख्स अपने एक कद और अपने नाम की लाज न रखे, वो क्या लाज रखेगा? अपने इदारे की लाज नहीं रखी सर, इलेक्शन कमीशन पूरा इदारा बदनाम हुआ। मैं इसीलिए यस कर रहा हूँ ना, मैं इसीलिए तो बुरा बनता हूँ, फिर मैं जब बात करता हूँ बुरा बनता हूँ। तो मैं इसीलिए आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जब तक हम लोग अपने आप को नहीं संवारेंगे, जब तक हमें अपनी पहचान नहीं होगी, और जब अपने हकूक के लिए हम सियासतदान नहीं लड़ेंगे, तो ये होता रहेगा, ये आप करते रहेंगे। मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह याद है, मैं उस वक्त MNA था और मैं उस वक्त हस्बे इख्तिलाफ में था। यार क्या मेरी बदकिस्मती थी कि मैं मुस्लिम लीग नून के साथ था, मैं उसको जमात के साथ था, मेरे साथ क्या नहीं हुआ। और मैंने एक टॉक शो में, बड़े मशहूर एक एंकर थे, उनके टॉक शो में मैंने ये बात की कि जब PTI का एक बहुत बड़ा रहनुमा वहाँ बैठा था, तो मैंने उससे यही कहा था, मैंने कहा जो आज आप कर रहे हैं, जो आज आप बो रहे हैं, कल आप काटेंगे। और याद रखिए, मुझे नजर आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, मेरा तजुर्बा कहता है कि आपकी अडयाला जेल से चीखों की आवाज इस्लामाबाद के अवानों तक पहुंचेगी। राइट सर, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। शेख साहब, वैसे आपसे मैंने एक और सवाल पूछना कि आदिल बाज़ई में मुस्लिम लीग नून ने जो बोया, क्या वही काटा? तफसील से आप जवाब लूंगा आपसे, लेकिन इस ब्रेक के बाद प्लीज स्टे विद अस व्यूअर्स। आप भी सारे मेहमान हमारे साथ रहिएगा। विल बी राइट बैक। आदिल बाज़ई NA 262 कोयटा से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीतते हैं और फिर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करते हैं बजट सेशन के दौरान, क्योंकि वो नून के बताए हुए रूल्स के मुताबिक और बताए हुए वोट के मुताबिक काम नहीं करते, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कहा स्पीकर नेशनल असेंबली को, उन्होंने रेफरेंस लिख दिया इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने 12 नवंबर को फैसला महफूज करते हुए उन्हें डिसीट कर दिया। अब हम ये जानते हैं कि 3 अक्टूबर 2024 को अदलिया के ही एक फैसले के बाद आर्टिकल 63A की उस तशरीह को कलअदम करार दे दिया गया था, जिसमें पार्टी पॉलिसी के खिलाफ दिया गया वोट गिनती में शुमार नहीं होगा, जबकि ऐसे रुकन की नाअहली की मियाद का तयन पार्लिमान करेगी। तो ये तो आर्टिकल 63A की तशरीह करते खत्म कर दिया था, कलअदम कर दिया था, तो ये हो नहीं सकता था। लेकिन आज जो हमारी अदलिया ने इलेक्शन कमीशन से कहा है
कि क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से भलातर है? इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोजर लगाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी के एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लेता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यकीनन सोचना चाहिए कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है अदालतों में, उसके जिम्मेदार वही हैं और तो कोई हो नहीं सकता, वही लीड कर रहे हैं। गुफ्तगू करेंगे। रजा हारून साहब, आपसे पहले जानना चाहूंगा कि क्या आप समझते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कुछ एहसास होगा, कोई नदामत होगी, कोई शर्मिंदगी होगी, या फिर क्योंकि पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, तो इट डजंट मैटर टू हिम? व्हाट डू यू थिंक रजा साहब? सर देखिए, ये जो पर्सनल ये ओपिनियंस होते हैं ना, शर्म होगी, ये तो पर्सनल इंडिविजुअल पे बिलोंग करते हैं। मैं और आप तो कोई भी नहीं होते किसी को ये बात कहने वाले। लेकिन सर है तो, देखिए सर, है तो वो पब्लिक सर्वेंट ना, अवाम की खिदमत के लिए सर काम कर रहे हैं, अवाम के टैक्स से काम कर रहे हैं। सर मैं मैं मेरी बात पूरी हो जाने देते हैं सर। और ना ही ये मेरे ख्याल में हमारे मोहतरम जज साहिबान का काम है बड़े एहतराम के साथ तो वैसे कमेंट्स दें। हाँ, ये उस पर्सनल आदमी को सोचना चाहिए जब वो केस ऐसे होते हैं। एक बात मैं करेक्ट कर दूं, जब ये रिव्यू पिटीशन लगी थी तलब, तो अब 63A के तहत जो वोट देगा मेंबर ऐसा, उसका वोट काउंट होगा। उसकी वोट काउंट होने के बाद उसकी मेंबरशिप पे सवाल उठेगा और उसमें फिर दो मौके होते हैं 63A में। नंबर 1 वो मौका होता है कि पार्टी हेड जो वो डिक्लेरेशन से पहले एक मौका दे ऐसे मेंबर को जिसने पार्टी हिदायत के बरखिलाफ जाके आईनी अमेंडमेंट में वोट डाल दिया, तो वो एक मौका होता है सफाई पेश करने का। अगर पार्टी हेड वहां मुतमईन हो जाए तो फिर वो डिक्लेरेशन स्पीकर साहब को या प्रेजाइडिंग ऑफिसर को नहीं भेजता। इस सिनारियो में मुझे नहीं पता कि आदिल बादई साहब को वो मौका दिया गया कि नहीं दिया गया। अगर नहीं दिया गया तो यही फॉल्ट हो गया, अगर दिया गया था तो फिर ये मौका देने के बाद पार्टी हेड डिक्लेरेशन भेजता है स्पीकर को। स्पीकर का काम जो है वो इंक्वायरी करना नहीं है, वो सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस है, उसने फॉरवर्ड कर देना इलेक्शन कमीशन को। हाँ, इलेक्शन कमिश्नर के पास जब वो गया था तो उन्हें चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन में इस पे भरपूर तफ्तीश करते, तहकीक करते, बुलाते, बातचीत करते। इसका भी मुझे इल्म नहीं है, मैंने इस केस को फॉलो नहीं किया कि ये हल्फ क्या है, 2 हल्फ क्यों हैं, 2 हल्फ ऐसे क्यों दिए गए थे। बहरहाल उसी आइन के अंदर ये आईनी इख्तियारी तो इस्तेमाल किया ना आदिल बादई साहब ने, कि जब उनको चीफ इलेक्शन कमीशन का या इलेक्शन कमीशन का फैसला पसंद नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट गए, तो वहां से उनको इंसाफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, इलेक्शन कमीशन एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को डिक्टेट नहीं कर सकता, इसी तरह इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट नहीं कर सकता। इन दोनों की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस मामले में मुझे नहीं पता, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि 2 हलफ की बात हो रही है। आदिल बादई साहब ने शायद 2 हलफ लिए हैं और वो 2 हलफ के अंदर एक हलफ जाली और एक हलफ असली है। अब अगर असली हलफ जो है वो है जो सुप्रीम कोर्ट, रजा भाई वो कह रहे हैं ना, पहले हलफनामे से काम नहीं हुआ तो दूसरा पैदा हो गया। हाँ वही ना, अब ये बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया। तो ये मेरे हिसाब से अगर दूसरा हलफ जो है वो जाली है और बादई साहब उसको ओन नहीं कर रहे, तो देन आई थिंक इट्स अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इलेक्शन कमीशन के खिलाफ होंगी फिर सर? नहीं, जिसने वो एफिडेविट प्रेजेंट किया वो फॉल्ट, पर इलेक्शन कमीशन ने भी तो सर बिना इंक्वायरी के फॉल्टी एफिडेविट को सही मान लिया, उनके ऊपर भी तो होनी चाहिए कोई एक्शन। ये तहकीक होना बाकी है, मेरे नॉलेज में नहीं है। ठीक सर। बैरिस्टर साहब, आपकी नजर में क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को डिक्टेट कर सकता है, और जो बातें आज इलेक्शन कमीशन के लिए कही गई हैं, आपकी नजर में आज क्या मकाम है इलेक्शन कमीशन का हमारी सोसाइटी में? देखें, जो इलेक्शन कमीशन का मकाम है वो तो हमें 8 फरवरी से पता है कि क्या हुआ। रजा हारून साहब इस वक्त डिफेंड कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, इनको नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तैमूर भाई प्लीज पासिंग कमेंट ना दें। मैंने डिफेंड नहीं किया, मैंने बताया कि क्या जिम्मेदारी है। मैं इलेक्शन कमिश्नर को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं इलेक्शन कमीशन का आईनी इदारे को डिफेंड कर रहा हूं। तो प्लीज ठीक है। तो देखें, बात यह है कि अगर कोई ये तय नहीं हुआ था कि कौन सा एफिडेविट ठीक है, तो ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो उस वक्त देख के फैसला करते। एक अवामी नुमाइंदे को इतने बड़े हल्के से एक नेशनल असेंबली की सीट के ऊपर कोई इलेक्ट होके आया हो और आपको और उसको उसके बयान हल्फी के बावजूद आप डी सीट कर दें, और तासुर भी उस वक्त पूरे मुल्क के अंदर यही था कि क्यों डी सीट किया जा रहा है, उस तनाजुर में भी आप उस चीज़ को देखें, ये बातें मीडिया पे भी हुई, पूरे पाकिस्तान ने सुनी। उसके बावजूद जब इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना एक्शन किसी भी इदारे से होगा, वो चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसा एक आईनी इदारा हो, तो सवाल तो उठेंगे। सवाल तो देखें, मैं अगर फिर अपनी बात करता हूँ, मेरा 104 वोटों का फर्क मौजूदा चेयरमैन सेनेट के साथ था, आज तक रिकाउंट नहीं हुआ।
इनकी पार्टी ने बयानिया बना लिया कि पता नहीं 2 दफा इनको रिकाउंट मिल चुका है, क्या हो चुका है, सिर्फ दूर से फॉर्म 47 दिखाए थे और राइट 2 दफा फॉर्म 47 भी बदला गया, आज तक रिकाउंट नहीं हुआ। तैमूर मेरी साहब, इलेक्शन आई कमीशन कम बैक टू कहती है, यू, आई कम बैक टू यू। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है सर, लेकिन इस वक्त किया है साहबजादा हामिद रजा खान साहब ने फ्रॉम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। बहुत बहुत शुक्रिया साहबजादा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सर एक तो ये बताइए, मुज़ाकरात आपको लगता है मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे? आपको लगता है कि ये सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल केस पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? और आज हमारे ऑनरेबल जज साहिबा ने जो बातें की हैं, ये केस भी आप सब समझते हैं सही डायरेक्शन में जा रहा है? और तीसरा, आदिल बाज़ाई का जो फैसला आया है, कलअदम करार दिया इलेक्शन कमीशन के फैसले को, इसको आप कैसे देखते हैं? इससे आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की इज्जत में इजाफा हुआ या कमी हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले आदिल बाज़ाई के मैं हवाले से रिस्पॉन्ड कर दूं जी। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस सीटों के मामले के ऊपर भी चार्जशीट किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और आज भी उस फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ही चार्जशीट किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और जो जुल्म और फसादियत उस बंदे के साथ जारी रखी गई है, मैं उसका चशमदीद गवाह हूँ जी। वॉज विद मी मोस्ट ऑफ द टाइम। और लेकिन मैं ये समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुश आइंद है। अब ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज को अपने लिए बाइसे फख्र समझता है और किस चीज को बाइसे तहकीर समझता है। ये मैं फैसला उनके ऊपर छोड़ता हूँ। मेरे लिए तो इसमें कोई इज्जत नजर नहीं आई इलेक्शन कमीशन की। दूसरी चीज ये होगी कि जहाँ तक इस चीज का ताल्लुक है जी कि मुज़ाकरात की समत में बढ़ेंगे, देखें अगर तो आप आएंगे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तो फिर तो मुज़ाकरात के आगे क्या है इस वक्त पॉजिटिव एटीट्यूड सर? इस वक्त डिपेंड करता है कि आज करंट सिचुएशन को 1-2 हुई हैं, जो सेनेट में तकरीर हुई है, जो बाहर निकल के तलाल चौधरी साहब ने गुफ्तगू की है, उसके अंदर तो आपके सामने है कि वो कितना उनका रीजनेबल बिहेवियर है। अगर वो इस बिहेवियर के साथ आएंगे और ये समझेंगे कि जी मुज़ाकरात माइनस इमरान खान, ये इमरान खान के बगैर होने हैं, तो सर जी मैं तो बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर कर रहा हूँ कि मुज़ाकरात इमरान खान की डायरेक्शन पर, इमरान खान के अंदर होने से, इस टीम को गाइडलाइन देने से होने हैं। पीटीआई ने घुटने टेक दिए सर, वो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। पीटीआई ने घुटने टेक दिए इसलिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। किस चीज पर सर? किस चीज पर घुटने टेक दिए पीटीआई ने? मुझे तो बंदा वाजा तो करे। क्या हम 9 मई के जुडिशियल कमीशन से पीछे हो गए? क्या हम 26 नवंबर के जुडिशियल कमीशन से पीछे हो गए? क्या हम गोली क्यों चलाई के नैरेटिव से पीछे हो गए? सिविल नाफरमानी? क्या हम सियासी कैदियों के लिए सर सिविल नाफरमानी घुटने टेक रहे हैं? ये सिविल नाफरमानी अपनी तहरीक को अगले फेज में लेके जा रहे हैं। ठीक है, हमने क्यों घुटने टेकने हैं सर? वी हैव नथिंग टू लूज बेसिकली नाउ। आपने 2.5 साल हमारे घर तबाह कर दिए, हमारी औलादें तबाह कर दी, हमारे कारकुनान शहीद कर दिए, आपने 1.5 साल से इमरान खान को जेल में बिठा लिया। व्हाट एल्स वी हैव लेफ्ट टू लूज? सर वो इसलिए कह रहे हैं घुटने टेक दिए क्योंकि उमर अयूब साहब कहते हैं कि फरिश्तों से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। नहीं सर, आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत फरिश्तों की इजाजत के बगैर मुज़ाकरात कर सकती है? इनकी इतनी पसली है? मुझे चले आप इस बात का जवाब दे दें। ये उधर से क्लियरेंस मिलेगी तो फिर ये मुज़ाकरात की टेबल पे आके बैठ सकेंगे, वगरना इनके बस में अगर ये होता तो ये तो शायद 1 साल पहले इमरान खान के तरले और उसकी मिन्नतें करने के लिए तैयार बैठे थे। मुज़ाकरात में अगला अमल आप क्या देख रहे हैं सर? डू यू थिंक कि ये एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसके लिए फरिश्तों से इजाजत ली गई है? अभी तब हुकूमत की तरफ से अगर मुज़ाकरात की हामी भरी गई तो उससे पता चलेगा कि उन्होंने इजाजत ली है या नहीं ली। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनकी इजाजत के बगैर हुकूमत मुज़ाकरात की पोजीशन में भी होगी या करना चाहिए। कोई रिलीफ की उम्मीद है आपको मुज़ाकरात से सर? कोई रिलीफ की उम्मीद है मुज़ाकरात से? सर किस चीज का रिलीफ मेरा भाई? आप देखें 9 मई में मेरे पे फर्द जुर्म लग चुकी हुई है। ठीक है, मैं तो जुडिशियल कमीशन डिमांड कर रहा हूँ। मैं को अपने आप को बेगुनाह करार देना डिमांड नहीं कर रहा। इमरान खान पर फर्द जुर्म लग गई सर। ये 2 दिन से सॉरी टू इंटरप्ट सर, 2 दिन से हम फैज हमीद कर रहे थे, आज बिल्कुल फैज हमीद गायब हो गए और हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। कोई कनेक्शन है क्या इन दोनों में सर? सर नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप सिर्फ फैज हमीद क्यों कर रहे हैं? आप मिर्जा असलम बेग क्यों नहीं कर रहे? आप जनरल हमीद गोल क्यों नहीं कर रहे? आप जनरल पाशा क्यों नहीं कर रहे? आप उसके बाद मौजूदा डीजी, देखिए हर जो डीजी आए होता है वो रिपोर्ट करता है टू द रिस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम।
ठीक है, फैज हमीद के साथ इमरान खान साहब का उतना ही ताल्लुक था कि वो बीइंग द प्राइम मिनिस्टर और वो बीइंग डीजीआई उन्हें रिपोर्ट करते थे या उनके साथ कंसल्ट करते थे, नथिंग मोर देन दैट। हमारा उस मामले से उनकी इंटरनल इंक्वायरी है, उनका इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, हमारा उस मामले से क्या लेना देना सर। अच्छा, आज जो मुज़ाकरात की बात शुरू होगी, अभी जब आज से 2 रोज पहले तक तो या 3 रोज पहले तक ये नैरेटिव था कि जी पीटीआई मुज़ाकरात करती ही नहीं चाहती। अच्छा, अब अगर पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती है, अब एक ये बयानिया बन गया कि पीटीआई मुज़ाकरात क्यों करना चाहती है। तो यार किसी एक बात पर स्टिक तो करें, किसी एक बात पर ये टिक तो जाए ये हुकूमत, ये करना क्या। अगर ये मुज़ाकरात नहीं करना चाहते हमें बता दें भाईजान, हमें कोई शौक नहीं। मैं तो बताऊं कि अभी हम तरले करते फिर हमें तो ना हमारी तरफ से तरला मेहनत हुई है ना हमने करनी है। आपकी नजर में इमरान खान जेल से कब निकलेगा साहिबजादा साहब, कितना वक्त लगेगा? 2032 तक निकल आएंगे इमरान खान जेल से? सर कब तक? 2032 सर। 2032? जी सर, ये मेरी कैलकुलेशन है, मैं आपको बताऊंगा अकेले में सर। फिर आप फिर मुझे मैं उससे कब तक बाहर आएंगे आपसे साहिबजादा साहब? मैं आपको इमरान खान सर आपको अन करीब बाहर आया ही आया। मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता देता हूँ, अगर इमरान खान 2032 तक इन्होंने अंदर रखना है तो आप फिर ये मेरे से सवाल पूछें, इनमें से कौन रहेगा? कौन रहेगा? कोई भी नहीं रहेगा सर। बहुत बड़ी बात कर दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी नहीं बचेगा। चले बहुत बहुत शुक्रिया साहिबजादा हामिद रजा खान साहब, आपके कीमती वक्त के लिए। एक बड़ी बात साहिबजादा साहब कर गए हैं, इस पर मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। नईम कुरैशी साहब, मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी चैनल्स आप उठा के देखें तो लगता यही है कि जो इस वक्त सियासी लीडर जेल में है, हर कोई उसी को डिस्कस कर रहा है, हर कोई मुज़ाकरात कर रहा है। अगर हम सियासतदानों का हाल देखें तो नेशनल असेंबली के अंदर वजीर आते नहीं। आज दूसरा दिन था, वजीर नहीं आए और इजलास मुलतवी हो गया। एहतजाज किया पीपल्स पार्टी ने भी, पीटीआई ने भी। सेनेट का हम हाल देखें तो वहां पे सिर्फ सियासतदान एक दूसरे को बुरा बुला, 9 मई को भुला नहीं सकते हैं, और जब तक 9 मई की वजह से पीटीआई को माफी नहीं मिलेगी इमरान खान जेल से बाहर भी नहीं आएंगे। आज पाकिस्तान के लोग कुरैशी साहब ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमने अपने अवामी नुमाइंदों को इसलिए वोट देकर ऐवान तक पहुंचाया ताकि वो सिर्फ सियासी गुफ्तगू करें और आइन तब बनाएं जब रात 12 से सुबह 5 का इजलास हो और ऊपर से कहा जाए? आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं कुरैशी साहब? जतोई साहब, पाकिस्तान के अवाम ये नहीं पूछ रहे कि क्या हमने इन अवामी नुमाइंदों को वोट डाला था। अवाम ये पूछ रहे हैं कि जिनको वोट डाला था वो कहां गए और ये कौन आ गए। इसी वजह से ये हाल वुज़रा का भी और अरकान असम्बली का भी कि वो अवाम की नुमाइंदगी करना ही नहीं चाहते, ना वो अवाम के नुमाइंदे हकीकी मानों में हैं। दूसरी बात यह कि ये कल्चर बहुत पुराना है कि कौमी असम्बली के अरकान जो हैं या सेनेट अरकान जो हैं वो कानून साजी में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। सिवाय पॉइंट स्कोरिंग के इस वक्त कुछ भी नहीं होता, और जो मौजूदा हुकूमत है इसके पास अपनी कारकर्दगी के बजाय जब भी इनसे कारकर्दगी का सवाल होता है, कोई भी इनसे आप बात पूछ लें, ये 9 मई पे पहुंच जाते हैं। तो जब तक इस चीज से बाहर नहीं निकलेंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। मुल्क में सियासी बहरान भी जारी रहेगा और मुआशी बहरान भी जारी रहेगा। आपने अपने इंट्रो में फरमाया था कि बिजली की कीमतें जो है 800, गैस की कीमत 800% बढ़ी है, बिजली की 110% बढ़ी है, इंडस्ट्री बंद है, और तमाम तर दावों के बावजूद हम बैरूनी फाइनेंसिंग पूरी नहीं कर पा रहे हैं, हमारा रिरोल नहीं हो पा रहा है। तो इस लिहाज से मुल्क की मुआशी हालत भी खराब है, मुल्क के सियासी मामलात भी खराब है। और आपने आदिल बाज़ई पे मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये एक सियासी जमात की तरफ से एक जाली एफिडेविट पेश करना ये बहुत संगीन बात है। वो कहते हैं कि ना उनका शनाख्ती नंबर उसमें सही डाला गया है, ना उनके दस्तखत हैं, उसके बावजूद उस आदमी को डिसीट कर दिया गया। तो ये जिस तरह से इलेक्शन में धांधियां की गई, जिस तरह ये इलेक्शन किया गया, तो हकीकत ये है कि हम आईनी इदारे के नाम पे, देखिए आईनी इदारे को अफराद ही खराब करते हैं, तो इसलिए अफराद पे ही तनकीद होगी। इसकी बेहतरीन मिसाल फैज हमीद साहब हैं कि वो डीजीसी थे, जिस वक्त उन्होंने जो कुछ भी किया तो वो इदारे की बदनामी का सबब बने, जिसकी वजह से आज उन पे जो है मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, उनके अपने इदारे की तरफ से कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। तो बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी फर्द वाहिद का नाम नहीं है, वो एक इदारा है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर की आईनी जिम्मेदारी है कि वो सही और मुनसिफाना इंतखाबात करवाते जो वो कराने में नाकाम रहे।
ठीक कुरैशी साहब। रजा हारून साहब, आपकी नज़र में हमारे अवामी नुमाइंदे, मुकन्नना, लेजिस्लेटर्स, पार्लियामेंटेरियंस अपना काम सही कर रहे हैं सर? सर तला भाई, आज से नहीं, मैं समझता हूँ काफी अरसे से हमारे पार्लियामेंटेरियंस का जो स्किल लेवल है या उनकी जो क्वालिफिकेशन है बहैसियत बीइंग पार्लियामेंटेरियन, बुनियादी काम तो लेजिस्लेशन का होता है ना, वहाँ बहुत कमजोरी है। तो नहीं, ये सही फरमा रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिबेट क्लब लगता है, फॉरन अगेंस्ट तकारीर होती हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है वो जुमलेबाजी होती है, तोहमतें होती हैं, तकरीर जो है वो सियासी अंदाज में होती है, उस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल होता है, जहाँ उस प्लेटफॉर्म का जो है वही मसाइल के हल के लिए इंतजाम होना चाहिए। मैं एक दो बातें और करना चाहता हूँ। देखिए, साहबजादा हामिद रजा साहब थे, पता नहीं अभी मौजूद है कि नहीं है। दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ था और वो अपने आप को उस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ समझते थे। वो किससे बात नहीं करना चाहते थे, उनकी ख्वाहिश सिर्फ थी कि हम स्टेबलिश से बात करेंगे। आज पे दर पे बावजूद इनकी ऑर्गेनाइजेशन की कमजोरी के या अवामी तायद नहीं रही, जो भी वजह हो, इनके मुताबिक प्रोग्राम जो है वो फेल होते चले गए, नाकाम होते चले गए। तो अब ये पोजीशन ऑफ वीकनेस पे यहाँ तक आ गए हैं कि अब ये मुज़ाकरात की पेशकश इन्होंने की है, सामने से जवाब आना है। उल्टा होता है हमेशा, गवर्नमेंट जो है वो पेशकश करती है, कोशिश करती है मुज़ाकरात की अपोजिशन के साथ, यहाँ उल्टा हो गया। और कल की अगर इसका जवाब ले लेते हैं मेरे साथ तैमूर मलिक साहब हैं। सर रजा भाई, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से जी जी, सिर्फ एक जुमला, अगर एक जुमला जी जी, कल की अगर आप तकरीर देखें बैरिस्टर गौर साहब की कौमी असेंबली में, तो उन्होंने 9 मई को भी छोड़ दिया। उन्होंने धूल डालो, मट्टी डालो, हम किसी कंडीशन के बगैर बैठने को तैयार है। ठीक सर, तो कंडीशन सारी खत्म कर देंगे बैरिस्टर गौर। बिल्कुल ठीक। तैमूर साहब रिस्पॉन्ड कीजिए सर। राइट रजा भाई, तैमूर साहब रिस्पॉन्ड कीजिए सर। रजा साहब बड़े हैं, दोस्त हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जिस तरफ से भी इब्तिदा हो उसको आगे लेके चलना चाहिए। और जहां तक ये बात है हुकूमत की, तो हुकूमत तो बारहा शायद हमारी नज़र में तो यही कह रही थी कि आए बैठ के बात करें। तो हुकूमत का तो वो पहला हाथ बढ़ा हुआ ही था। तो एक अच्छी बात है कि इमरान खान साहब ने एक 5 कमेटी बनाई है, वो भी उमर अयूब साहब जैसे एक सीनियर सियासतदान के अंडर। आई एम आउट ऑफ टाइम, आई एम सो सॉरी। तैमूर मलिक साहब थैंक यू, रजा हारून साहब जज़ाकल्लाह खैर, नईम कुरैशी साहब बेहद मशकूर हूं, और शेख रोहेल असगर साहबजादा हामिद रजा साहब के बेहद मशकूर हूं। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। सोशल मीडिया पर अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।